दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड का मासिक जांच परीक्षा करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 9 का NCERT क्लास 9 का करने वाले हैं। विषय इतिहास है। नवंबर माह का मंथली असेसमेंट करने वाले हैं। समय आपका 2 घंटा है और पूर्णांक 40 नंबर का आपका ये मंथली असेसमेंट होने वाला है। तो आज हम लोग विषय इतिहास का करने वाले हैं, तो पूरा इस वीडियो को फुल देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले सामान्य निर्देश यहाँ दिए गए हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है। प्रत्येक अंक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित है। प्रश्न के उत्तर प्रश्नों के साथ दिए गए निर्देशों के आलोक में ही दें। जो आपको दिशा निर्देश दी गई है ना, उसी के अनुसार आपको आंसर करना है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शंस दिए गए हैं। का 1759 में, 1769 में, 1779 में, घा 1789 में। एक अंक का प्रश्न है, आप देख सकते हो उसके सामने क्वेश्चन के सामने अंक भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला का आंसर होगा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये आसान सा क्वेश्चन है। 1789 ईस्वी में, 1789 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लुईस 16वां। आपका आंसर हो जाएगा गा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा खा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था? तो ये 3 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये रूसो ने लिखी है। दोस्तों याद रखना, रूसो ने लिखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो फरवरी की क्रांति, खूनी की क्रांति, जनवरी की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति। तो इसे जारशाही में जो हुआ था इसे खूनी रविवार कहते हैं, है ना। यहाँ पे गोलियां चलाई गई था जिसपे गरीब बच्चे और जितने भी मजदूर लोग थे सबको मार दिया गया था। वो रविवार के दिन था, तो इसे खूनी रविवार का नाम दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिटलर कौन था? तो हिटलर इटली का तानाशाह था, जर्मनी का तानाशाह था, ऑफ कोर्स जर्मनी का तानाशाह था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कार्ल मार्क्स द फाउंडिंग एंगल्स थे? पूंजीवाद, समांतिवाद, वाणिज्यवाद, समाजीवाद। तो ये कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स थे सामंतवादी। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सामंतवादी। सॉरी दोस्तों, ये सामंतवादी नहीं होगा, इसका आपका आंसर होगा गा, वाणिज्यवादी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, बस्तर कहाँ है? तो ये बस्तर आपका ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। दोस्तों इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? देहरादून में आपका। ठीक है, ये हमारे 10 क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। एक नंबर का सारा क्वेश्चन था, तो ये मैंने कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। क्वेश्चन नंबर बी है, देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर 20 से 30 शब्दों में। ठीक है, मतलब छोटे प्रश्न है जो 20 से 30 शब्दों में आपको आंसर करना है। चलते हैं, इसका सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, अथवा में भी आंसर दिया हुआ है, मतलब एक प्रश्न में 2 प्रश्न दिए हुए हैं, आपको एक का आंसर करना है। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? दूसरा क्वेश्चन है, लेनिन के अप्रैल थीसिस की 3 मांगे क्या थी? तो इन दोनों में आपको जो आता है वो आप आंसर करें। मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 11 का ये इसका आंसर हम लोग करने वाले हैं। 2 नंबर का ये प्रश्न है, तो चलिए इसका आंसर करते हैं। आपको आंसर यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से ये आपको यहाँ से नोट कर लेना है ना।
फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो यहाँ पे मैं आंसर दिखा दे रहे हैं, आपको इसको नोट कर लेना है। आपको उत्तर में लिखना है 14 जुलाई 1789 मतलब 1789 से बासिल के किले को ध्वस्त करने से लेकर फ्रांस में गणतंत्र स्थापित करने के सफर को फ्रांसीसी क्रांति कहा गया, जिसकी शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई। पहला कुछ पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट को भी दर्शा देना है। पहला पॉइंट है सेना के शहर में घुसने का आदेश एवं जनता पर गोली चलाने की अफवाह। दूसरा है पावरोटी के दामों में वृद्धि से जीविका संकट। तीसरा कर में वृद्धि से जनता में गुस्सा। चौथा है राजा की निरंकुशता, तानाशाह राजतंत्र। और आपका लास्ट है पॉइंट नंबर 5 सामंतों एवं कुलीनों द्वारा शोषण, है ना। तो ये आपको नोट कर लेना अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका जीविका संकट से आप क्या समझते हो। इसका एक और क्वेश्चन दिया गया है कि कुलक से आप क्या समझते हैं। तो आपको जो आंसर करना है आप करना। मैं आंसर करने वाला हूं जीविका संकट से आप क्या समझते हो, इसका आंसर करने वाले हैं। 2 नंबर का ये भी प्रश्न है, तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर यहाँ पे आपको यहाँ से लिखना है। आंसर में लिखना है जीवन की ऐसी चरम सीमा जहाँ व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है, तो वहीं से जीविका संकट की शुरुआत हो जाती है। ओजी लिवलेट उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, पानी, आश्रय और कपड़े को सुरक्षित करने के साधन को संदर्भित करता है। आजीविका को रोजमर्रा के जीवन के लिए आवश्यक गतिविधियों के एक समूह से रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। और इसका एक और क्वेश्चन है कि धुरी शक्तियों में कौन कौन देश थे। तो हम 13 नंबर का ये उन जनवादी अधिकारों की सूचनाएं बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं जो जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। इनका आंसर हम लोग करने वाला है इसका। तो आप जो चाहे कर सकते हो, मैं ऊपर वाले का करने वाला हूं। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर आपको लिखना है ऐसे प्रजातांत्रिक अधिकार जिनकी संपत्ति फ्रांसीसी क्रांति में खोजी जा सकती है तथा जिनका उपभोग आज हम करते हैं वह निम्नलिखित है। ये कुछ अधिकार दिए गए जो फ्रांसीसी क्रांति में उद्गम हुए थे, आज भी हम उस चीज का करते हैं। पहला है समानता का अधिकार। दूसरा भाषण तथा विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता के अधिकार। मत देने तथा किसी खास कार्यालय के लिए चुने जाने का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, दमन के विरोध का अधिकार। ये सब हमें फ्रांसीसी क्रांति से सीखने को मिला था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको इसे नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है वन विनाश किसे कहते हैं। वन विनाश किसे कहते हैं। और उसका एक और क्वेश्चन दिया गया अथवा में जैकोबिन क्लब पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, वन विनाश किसे कहते हैं। इसका उत्तर आपको ऐसे लिखना है। आपके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ आपको। और अभी भी क्लास ये तो क्लास इतिहास का है, आपका मैथ का भी एग्जाम होने वाला है, तो मैं मैथ का भी अपलोड कर दूंगा उसका असेसमेंट सॉल्यूशंस के साथ। तो प्लीज चैनल से जुड़े रहना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। ठीक है, शेयर जरूर करें ताकि वो भी आपके फ्रेंड्स भी आंसर जाने और अच्छे से एग्जाम दे। ठीक है, बहुत जगह एग्जाम हो चुका है, बहुत जगह एग्जाम होना बाकी है अभी झारखंड में। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग वन विनाश का आंसर करते हैं। लिखना है वन विनाश को वनोन्मूलन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वनों का खात्मा करना या उनका विनाश करना। वन विनाश का कारण मनुष्य ही है। मनुष्य ही पृथ्वी के विनाश का एकमात्र कारण है और यह अनेकों कारणों से उसमें अपनी भागीदारी दे रहा है। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना है, यह आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे देखिए सी पार्ट का लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर 35 से 50 शब्दों में आपको देना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है लुई 16वां का परिचय दें और बताएं कि
उसकी फ्रांस की क्रांति में क्या भूमिका थी। एक और क्वेश्चन अथवा में दिया गया है, मतलब दोनों में से एक ही का आंसर करना है आपको, अथवा दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस के इतिहास में कौन सी घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। तो हम लोग नीचे का आंसर करने वाले हैं। रूस के इतिहास में, है ना, कौन सी घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है, इसका हम लोग आंसर करने वाले हैं। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। यहां से आपको इसका आंसर लिखना है। उत्तर आपको यहां पे दिख रहा होगा, उत्तर, है ना। सन 1905 में रूसी क्रांतिकारी आंदोलन और जोर पकड़ रहा था। 7 जनवरी रविवार 1905 में मजदूरों का एक समूह जार की याचिका देने के लिए जा रहा था। मजदूरों के इस समूह पर सेंट पीटर्सबर्ग ने निकट गोलियां चलाई गई। सॉरी, यहाँ पे ने के जगह के लिखना है, के निकट गोलियां चलाई गई, जिससे हजारों मजदूरों, स्त्रियां, पुरुष व बच्चे घटनास्थल पर ही मारे गए। इससे भी अधिक घायल हो गए। यही घटना रूस के इतिहास में खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। उस दिन रविवार था, जिस दिन गोली चलाई गई थी उस दिन रविवार था, इस वजह से उस घटना को खूनी रविवार के दिन से नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम क्या था, वर्णन करें। नाजीवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो आप में से दोनों में से कोई भी एक लिखना है। मैं आपको लिखता हूं, स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम क्या था। ठीक है, चलते हैं, इसी का आंसर हम लोग करने वाले। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। चलते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। स्टालिन का सामूहिकरण। तो देखिए यहाँ पे आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, स्टालिन के ने केवल सामूहिक कृषि उत्पादन के लिए मूल्य के नियम को उत्पादन के नियम के रूप में मान्यता दी, लेकिन वास्तव में इसे भी नहीं स्वीकार किया। जब यह दावा किया कि कृषि उपज की योजना बढ़ खरीद भाव अर्थात कीमतें जिस पर सामूहिक कृषि अपने उत्पादन बाजार के लिए थोक में बेचते थे, मूल्य पर आधारित नहीं किया जा सकती। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लेना है, ये आपको आंसर लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, वैज्ञानिक वानिकी से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखें। यह भी 3 नंबर का प्रश्न है। अथवा में इसका भी एक क्वेश्चन और दिया गया है कि झूम या घुमंतु खेती किसे कहते हैं। तो हम लोग लास्ट वाला करने वाले हैं, झूम या घुमंती खेती किसे कहते हैं, इसको हमको आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर आपको लिखना है, देखिए इसका आंसर यहाँ पे है झूम खेती। झूम खेती आदिवासियों द्वारा की जाने वाली खेती है, जिसमें पहले जमीन पर उगे हुए सभी पेड़ पौधे तथा वनस्पति को जलाया जाता है। उसके बाद बनने वाली राख को मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। यह राख मिट्टी में मिलकर उर्वरक तथा खाद बनाती है, जो पौधों की पैदावार के लिए अच्छी मानी जाती है, जिसके लिए हल या अन्य औजारों से जमीन की जुताई करके उसमें बीज की बुनाई या बुवाई करके फसल उगाई जाती है, उसे झूम की खेती कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे अच्छे से नोट कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 तो हो गया, 18। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, ड्यूमा से आप क्या समझते हैं, प्रोपागेंडा से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग इसका आंसर करने वाले हैं लास्ट वाला का, प्रोपागेंडा से आप क्या समझते हैं। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूं और वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर लिखते हैं हम लोग, प्रोपागेंडा से आप क्या समझते हैं। प्रोपेगेंडा से, और आपको किस तरह की और वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपको वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि आपको कैसे और वीडियो चाहिए। तो इसका आंसर आपको लिखना है प्रोपेगेंडा, है ना। प्रोपेगेंडा से आप क्या समझते हैं। प्रोपेगेंडा का हिंदी होता है अधिप्रचार, प्रचार वगैरह, है ना।
प्रोपेगेंडा उसी को कहते हैं। तो आपको आंसर लिखना है अधिप्रचार उन समस्त सूचनाओं को कहते हैं, मतलब प्रोपेगेंडा उन समस्त सूचनाओं को कहते हैं जो कोई व्यक्ति या संस्था किसी बड़े जन समुदाय की राय और व्यवहार को प्रभावित करने के लिए संचारित करती हैं। प्रचार का उद्देश्य सूचना देने के बजाय लोगों के व्यवहार और राय को प्रभावित करना या बदलना होता है। ठीक है, इसे आपको लिख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया, 18 भी हो गया। अब हम लोग बड़े क्वेश्चन की ओर करने वाले हैं, पार्ट डी, है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 80 से 100 शब्दों में आपको आंसर करना है ना। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। इसका 2 क्वेश्चन दिया गया है, 5 नंबर का ये प्रश्न है ना। तो चलिए इसका हम लोग आंसर करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी? इसका एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में अनेक अंतर विरोध है ना। तो हम लोग लास्ट वाला का क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका आंसर लिखने वाले हैं, आप चाहो तो इसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसका लिखने वाला हूं। क्या आप इस तर्क से सहमत है कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में अनेक अंतर विरोध थे? तो चलिए इसका हम लोग आंसर करते हैं। आपको आंसर में लिखना है आपको आंसर में लिखना है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का यहाँ से आंसर करना है आपको। हाँ या सत्य है कि सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश विभिन्न विरोधाभासों से भरा हुआ था। पहला, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट के अनुसार आपको दर्शाना है। पहला, महिलाओं ने लिंग आधारित अधिकारों के घोषणा पत्र के विरोध किया। जियां पॉल मरा ने इसका विरोध किया कि लोगों का प्रतिनिधित्व करने का संवैधानिक अधिकार सिर्फ उच्च वर्ग और अमीर लोगों को उपलब्ध था, गरीबों तथा दलितों को इस अधिकार से अलग रखा गया था। तीसरा है, लिखना है, डेस्मोलिन्स ने आतंक के राज की आलोचना की जिसकी उपयोग स्वतंत्रता के अधिकार की परिपक्वता तक इसको सीमित रखने के लिए किया गया था। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको लिखना है। पहले 20 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। इसका एक और क्वेश्चन दिया गया है कि 2 सूची बनाइए। एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं तथा प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की मुख्य घटनाओं तथा प्रभावों को दर्ज कीजिए। तो हम 20 का ये वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करने वाले हैं, इसका क्वेश्चन आंसर लिखने वाले हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। ये भी 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर ये दोनों अच्छे से लिख लिए तो आपको 10 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग आंसर करते हैं। इसका आंसर बहुत मेहनत से मैंने ढूंढ के रखा है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिखना है आपको, वन संरक्षण के उपाय बताओ, या फिर यहाँ पे आपको लिखना है वन संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। ठीक है, पहला लिखना है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन जीवन का संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित 2 उपाय किए जा सकते हैं। ये नहीं लिखना आपको, यहाँ से लिखना है ना, यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित 2 उपाय किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे उपाय है, उपाय भी दिया गया है। कारण में 2, 3, 4 जितना भी चाहो आप दे सकते हो, है ना, कम से कम 4 तो जरूर देना है। तो पहला लिखना है उपाय कि सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिसमें शिकारियों को प्रतिबंधित वन्य पशु का शिकार करने पर दंड मिलना चाहिए। दूसरा लिखना है, राष्ट्रीय पार्क और पशु पक्षी विहार स्थापित किए जाने चाहिए जहां पर वन पशु सुरक्षित रह सके। तीसरा लिखना है, वनों को काटने पर रोक लगना चाहिए। चौथा लिखना है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए और रोपित पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए। आपको 5वां पॉइंट लिखना है, वनों की आग से रक्षा करनी चाहिए। प्रतिवर्ष विश्व में अनेक वन जलकर नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, जंगल में आग लगने से बहुत सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, पर्यावरण जिससे दूषित हो जाता है। छठा लिखना है, वनों को अधिक चराई से बचाना चाहिए, जानवर जो खा जाते हैं उससे बचाना चाहिए छोटे छोटे पेड़ पौधों को। तो दोस्तों ये था क्लास 9th का एनसीईआरटी का नवंबर में जो असेसमेंट होने वाला असेसमेंट टेस्ट, उसका मैंने क्वेश्चन आंसर कराया इतिहास का। आपको 2 सब्जेक्ट का असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा, एक इतिहास का, हिस्ट्री का,
है ना। और आपको एक मैथ का लिया जाएगा, जो मैंने हिस्ट्री का यहाँ पे बता दिया है। अगला वीडियो मैथ का होगा, बहुत जल्द होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल को, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाना सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशंस मिलेगा और ज़्यादा वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वही सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। बाय बाय।